तो आज की हमारी चर्चा एक ऐसी आवाज के बारे में है जिसे जिसे सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक उपाधि से जाना जाता है, गान गंधर्वन। हम बात कर रहे हैं केजे येसुदास की। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन और संगीत के सफर का एक तरह से एक खाका खींचती है। और आज का हमारा मकसद है इसी जानकारी में थोड़ा गहरा उतरना और ये समझना कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो उन्हें भारतीय संगीत का एक अटूट स्तंभ बनाती हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये सफर ही एक बहुत भारी भरकम उपाधि से शुरू होता है, गान गंधर्वन। ये कोई आम निकनेम जैसा तो नहीं लगता। गंधर्व का जिक्र तो हम पौराणिक कथाओं में सुनते हैं, जो स्वर्ग में संगीत सुनाते थे। किसी जीते जागते इंसान को ये उपाधि दे देना, इसका मतलब क्या है? ये उनकी शख्सियत के बारे में क्या बताता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कोई साधारण उपनाम नहीं है, ये एक सम्मान है, एक रुतबा है जो लोगों ने उन्हें दिया है। गान गंधर्वन का मतलब ही है संगीत का दिव्य गायक। दिव्य गायक, हाँ। तो ये उपाधि सीधे सीधे उनकी गायकी के उस स्तर की ओर इशारा करती है जिसे लोग दुनियावी नहीं बल्कि अलौकिक मानते हैं। ये बताता है कि सुनने वालों के लिए उनकी आवाज सिर्फ कुछ मीठे सुर नहीं है, बल्कि एक गहरा, लगभग एक आध्यात्मिक अनुभव है। उनकी महानता की पहली झलक तो हमें यहीं से मिल जाती है। वाह! मतलब शुरुआती इस विचार से होती है कि उनकी आवाज में कुछ ऐसा है जो शायद इंसानी काबिलियत से परे लगता है। तो फिर ये दिव्य गायक बनने का सफर शुरू कहाँ से हुआ? जाहिर है ऐसी कला रातों रात तो तैयार नहीं होती होगी। जानकारी हमें उनके बचपन में ले जाती है। हाँ, और उनकी नींव ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनका जन्म 10 जनवरी 1940 को कोच्चि में हुआ और उनके पहले गुरु वो उनके अपने पिता थे। अच्छा, जो खुद एक शास्त्रीय गायक और मंच कलाकार थे। तो उन्हें बचपन से ही कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की तालीम मिली। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ हारमोनियम पर सा रे गा मा सीखने जैसा नहीं है, ये एक साधना है। मैं आपको यहीं थोड़ा रोकना चाहूंगा। कई बार ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज्यादा शास्त्रीय ट्रेनिंग वो गायकी को बहुत तकनीकी और नियमों में बंधा हुआ बना देती है। मतलब कभी कभी वो दिल की आवाज कम लगती है। क्या उनके मामले में ये जोखिम नहीं था? वो इस जाल से कैसे बचे कि उनकी गायकी सिर्फ व्याकरण बनकर न रह जाए? ये बहुत दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब ही येसुदास की खासियत है। आपने सही कहा, ये एक जोखिम होता है। लेकिन कर्नाटक संगीत सिर्फ नियम नहीं सिखाता, वो आपको स्वर पर महारत हासिल करना सिखाता है। आवाज का ठहराव, सांस पर नियंत्रण, एक ही नोट को 10 अलग अलग तरीकों से गाने की क्षमता, और सबसे जरूरी हर शब्द के पीछे के भाव को समझना। येसुदास ने इस तकनीक का इस्तेमाल अपनी भावनाओं को और सटीक ढंग से पेश करने के लिए किया, उन्हें दबाने के लिए नहीं। अच्छा, तो उनकी ट्रेनिंग उनके लिए पंख बनी, पिंजरा नहीं। हम जो उनकी आवाज में एक शांत नदी जैसा ठहराव महसूस करते हैं, वो इसी साधना का नतीजा है। अच्छा, अब एक ऐसे आंकड़े पे आते हैं जिसे सुनकर पहली बार में यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। 50,000 से ज्यादा गाने। एक मिनट, 50,000? ये कैसे संभव है? अगर हम बहुत मोटा मोटा हिसाब भी लगाएं तो ये तो हर दिन लगभग 3 गाने हुए 50 सालों तक बिना रुके, है ना? ये किसी इंसान का काम लगता ही नहीं है। ये आंकड़ा दिमाग को चकरा देता है ना? लेकिन अगर हम इसे सिर्फ एक नंबर की तरह ना देखें तो ये हमें उनके बारे में 3 बातें बताता है: अनुशासन, समर्पण और कला के प्रति एक अटूट प्रतिबद्धता। सही। ये एक इंसान की पूरी जिंदगी है जो सुबह से शाम तक स्टूडियो में संगीत के लिए समर्पित रही। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है 10 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में गाना। हाँ, इस पे मैं आने वाला था। मलयालम, तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, लिस्ट बहुत लंबी है। और हमारे पास जो जानकारी है वो उनके उत्तम उच्चारण पर खास जोर देती है। बिल्कुल, ये सिर्फ अलग अलग भाषाओं में गाना नहीं है, ये कुछ और है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये कुछ और ही है। देखिए, हर भाषा की अपनी एक ध्वनि होती है, एक आत्मा होती है। किसी पंजाबी लोकगीत का अंदाज एक बंगाली रविंद्र संगीत से बिल्कुल अलग होगा, और एक मलयालम कविता की भावना एक हिंदी गजल से। बिल्कुल। येसुदास ने सिर्फ शब्दों को नहीं गाया, उन्होंने उस भाषा के लहजे और उसकी आत्मा को पकड़ा। ये एक ऐसे मास्टर शेफ की तरह है जो न सिर्फ बेहतरीन भारतीय खाना बल्कि एकदम सटीक इटालियन पास्ता और जापानीज सुशी भी बना सकता है। वाह, क्या मिसाल है! मतलब सिर्फ रेसिपी फॉलो नहीं करना, बल्कि उस जगह के संस्कृति और स्वाद को समझना।
येसुदास ने हर भाषा के साथ यही किया। तो मतलब उनका उच्चारण इतना सटीक होता था कि उस भाषा को बोलने वालों को भी कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ये कोई बाहर का गायक गा रहा है। बिल्कुल। और ये उनकी कला के प्रति उनके सम्मान को दिखाता है। ये सिर्फ एक गाना रिकॉर्ड करने की नौकरी नहीं थी, ये उस भाषा की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बनने जैसा था। ये असाधारण है और शायद यही वजह है कि वो सिर्फ केरल या दक्षिण भारत के नहीं बल्कि पूरे देश के गायक बन पाए। तो हमने उनकी दिव्योपाधि की बात की, उनकी शास्त्रीय नींव की बात की और उनके काम के अविश्वसनीय पैमाने को समझा। अब आते हैं उस चीज पर जो इन सबको जोड़ती है, उनकी आवाज। जानकारी में 2 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, आत्मा को छू लेने वाली और गहरी भावनात्मक अभिव्यक्ति। सोलफुल। हाँ, ये सिर्फ तकनीकी गायकी नहीं है, ये तो कहानी सुनाने जैसा है। हाँ, और यहीं पर एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। उन्हें फिल्मी संगीत की दुनिया में और दूसरी तरफ कर्नाटक संगीत के सबसे प्रतिष्ठित मंचों पर दोनों जगह बराबर का सम्मान मिला। सही। 2 दुनियाएं अक्सर एक दूसरे से बहुत अलग मानी जाती हैं। एक का लक्ष्य करोड़ों लोगों तक पहुंचना, जहां संगीत को सरल और आकर्षक बनाना पड़ता है। दूसरी दुनिया शुद्धता की है, जहां कला के नियमों और परंपरा का मतलब कड़ाई से पालन होता हो। तो ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई एक ही समय पर एक ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म का हीरो भी हो और एक गंभीर आर्ट फिल्म का समीक्षकों द्वारा सराहा गया अभिनेता भी। बिल्कुल। उन्होंने इन 2 अलग-अलग नावों पर एक साथ सवारी कैसे की? आमतौर पर कलाकार या तो व्यावसायिक सफलता चुनते हैं या फिर शास्त्रीय शुद्धता। और यही येशुदास की प्रतिभा का असली कमाल है। उन्होंने इन दोनों के बीच एक पुल बनाया। एक पुल बनाया। हाँ, तो क्या ये कहना सही होगा कि उन्होंने एक तरह से शास्त्रीय संगीत को सिर्फ कुछ खास लोगों तक सीमित रहने से बचाया और फिल्मी संगीत को कई बार सतही होने के आरोप से ऊपर उठाया? उन्होंने दोनों दुनियाओं को एक दूसरे से कुछ सिखाया। ये एक बहुत ही जबरदस्त नजरिया है, इसे थोड़ा और समझाइए। जब वो फिल्मों के लिए गाते थे तो अपनी शास्त्रीय नींव का इस्तेमाल गाने की भावना को और गहरा करने के लिए करते थे, ना कि उसे जटिल बनाने के लिए। अच्छा। और जब वो शास्त्रीय मंच पर होते थे तो उनकी गायकी में वही भावनात्मक जुड़ाव होता था जो उनके फिल्मी गानों को लोकप्रिय बनाता था। उन्होंने ये साबित किया कि अच्छी कला हर जगह अच्छी होती है, चाहे मंच कोई भी हो। उन्होंने कभी भी अपनी कला की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया, चाहे वो एक रोमांटिक गाना गा रहे हो या एक पारंपरिक कीर्तन। बिल्कुल। और उनकी इस असाधारण प्रतिभा को पहचान भी मिली। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि उन्हें गायकी के लिए 8 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले हैं, जो किसी भी गायक के लिए सबसे ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा। और साथ ही भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी। ये सिर्फ पुरस्कारों की एक लंबी लिस्ट नहीं है, इसका कुछ गहरा मतलब है। जो पुरस्कार है वो उनकी कला की उत्कृष्टता पर मोहर लगाते हैं। इसका मतलब है कि साल दर साल देश के सबसे बड़े विशेषज्ञों ने माना कि उनकी गायकी उस साल देश में सर्वश्रेष्ठ थी। ये उनके शिल्प पर उनकी पकड़ का प्रमाण है। और पद्म सम्मान, वो इससे अलग कैसे हैं? पद्म सम्मान सिर्फ एक अच्छे कलाकार को नहीं दिए जाते, वो उस व्यक्ति को दिए जाते हैं जिसका काम राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान का एक अहम हिस्सा बन गया हो। पद्मश्री से शुरू होकर फिर पद्म भूषण और आखिर में पद्म विभूषण तक का सफर वो उनके बढ़ते हुए कद को दिखाता है। यह बताता है कि सरकार और देश ये मान रहे हैं कि येसुदास सिर्फ एक गायक नहीं है, वो एक राष्ट्रीय धरोहर हैं। हाँ, एक राष्ट्रीय धरोहर है जिनकी कला ने दशकों तक भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया है। अंत में जानकारी कहती है कि केजे येसुदास सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक संगीत के वंदंती हैं, एक म्यूजिकल लेजेंड। ये शब्द लीजेंड हम बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन एक कलाकार असल में लीजेंड बनता कब है? एक कलाकार लीजेंड तब बनता है जब उसका काम समय से आगे निकल जाता है, जब वो सिर्फ अपने दौर का एक बड़ा स्टार नहीं रहता बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा और एक मानक बन जाता है, एक स्टैंडर्ड। हाँ। येसुदास की आवाज दशकों से भारतीय घरों का हिस्सा रही है। शादी में, त्योहार पर, किसी की पहली मोहब्बत में, दिल टूटने पर, अकेलेपन में लोगों ने अपनी जिंदगी के सबसे अहम पलों को उनके गानों के साथ जिया है। जब किसी कलाकार का काम लोगों की यादों का हिस्सा बन जाए तब वो एक लीजेंड बनता है। और जानकारी की जो आखिरी पंक्ति है वो शायद इस पूरी चर्चा का सार है। एक आवाज जो भारतीय संगीत को परिभाषित करती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है।
बहुत बड़ा। इसका मतलब है कि जब कोई भारतीय संगीत के बारे में सोचता है, तो जो गुण दिमाग में आते हैं, मधुरता, आत्मा को छूने वाली भावना, शास्त्रीयता का स्पर्श, सादगी में गहराई, वो सब गुण उनकी आवाज में मिलते हैं। उनकी विरासत सिर्फ 50,000 गानों की संख्या नहीं है, बल्कि वो मयार है, वो स्टैंडर्ड है, जो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के गायकों के लिए तय किया है। उन्होंने दिखाया कि व्यावसायिक रूप से सफल होते हुए भी कलात्मक रूप से ईमानदार कैसे रहा जा सकता है। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। तो आज हमने केजे येशुदास के शानदार सफर को समझा। एक गान गंधर्वन जिसकी नींव शास्त्रीय संगीत की गहरी साधना में थी, जिसने 50,000 से ज्यादा गानों और 10 से ज्यादा भाषाओं के जरिए पूरे देश को अपनी आवाज से जोड़ा, शास्त्रीय और फिल्मी संगीत के बीच की खाई को पाटा और जिसे देश के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये गुणवत्ता, भावनात्मक गहराई और भाषाई निपुणता की कहानी है। येसुदास ने ये साबित किया कि कला की कोई सीमा नहीं होती, न शास्त्रीय और फिल्मी संगीत के बीच, न ही अलग-अलग भाषाओं के बीच। उनकी आवाज सचमुच भारतीय संगीत की एक पहचान है। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। हमारी पूरी बातचीत में येसुदास के उत्तम उच्चारण और हर भाषा की भावना को पकड़ने की उनकी क्षमता पर बहुत जोर रहा। सही। आज की संगीत की दुनिया में, जहां धुनें और बीट्स अक्सर भाषा की सीमाओं को लांघ जाती हैं और ऑटो ट्यून जैसे टूल्स वो आवाज की छोटी-मोटी कमियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या एक कलाकार के लिए भाषा की इतनी गहरी समझ और उसके प्रति सम्मान आज भी उतना ही मायने रखता है? या फिर संगीत की सार्वभौमिकता, मतलब धुन का आकर्षक होना ही अब सबसे महत्वपूर्ण हो गया है, भले ही शब्दों का उच्चारण या उनके पीछे का भाव उतना सटीक ना हो।